में अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूं। राजीव, 2019 में पहली बार ऐसा देखा गया था कि पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोट किया। उनका जो वोट परसेंटेज था काफी अच्छा था और एक अच्छा वोट परसेंटेज बीजेपी को हासिल हुआ था। मैं ये समझना चाहती हूं आज क्या स्थिति, वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बम्पर ऑफर्स महिलाओं के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर। बात फिर से आ जाती है अगर महिला कैंडिडेट को उतार भी दे तो जनता उन्हें कितना सराहती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए पूजा, 18 सितंबर को एक महीने पहले अब से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। बड़ा रहस्य रखा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। बाद में पता चला कि महिला आरक्षण विधेयक के लिए इतनी बड़ी कवायद की गई है, विशेष सत्र लिया गया। तो महिला आरक्षण विधेयक पास होगा तो ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा। आने वाले राज्यों की विधानसभा चुनाव में इसकी बहुत चर्चा होगी, महिलाएं बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं पिछले करीब 15-20 दिनों से मध्य प्रदेश और राजस्थान अलग अलग शहरों, इलाकों, कस्बों, गाँव में जा रहा हूँ, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक की कहीं कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही है। न चुनाव से इसको जोड़ के देखा जा रहा है और न ही इसकी कोई चर्चा। तो मुझे कई बार लगता है कि ऐसी विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों थी। खैर, जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा तो महिला आरक्षण विधेयक कहीं कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट को देखें तो इन सारे राज्यों में मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा महिलाओं को टिकट ये दोनों पार्टियां देंगी, जो महिलाओं की सबसे खैरख्वाह बनती रही महिला आरक्षण की वजह। जब यह आरक्षण लागू होगा महिलाओं का 1/3, तो आप देखिएगा 2-3 चुनाव तो बड़े नेताओं की पत्नियां, बेटियां और माएँ ही चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद कहीं जिन असली महिलाओं को हिस्सेदारी के लिए ये बिल लाया गया, उसके बाद कहीं उनका नंबर लगा तो लगा, क्योंकि पार्टियों को जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। अब बात आती, ये तो नेताओं की बात हो गई, ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब महिला वोटरों की बात करते हैं। देखिए पिछले कई बार से और ख़ास करके अगर इसकी शुरुआत आप देखें, जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, बिहार में जब चुनाव हुआ और जब शराबबंदी की घोषणा नीतीश कुमार ने की तो उस चुनाव में मैं था और एक चीज़ मैंने देखी। मुझे लगता है कि 70 से 80% महिलाओं ने, चाहे हो सकता है उससे भी ज़्यादा महिलाओं ने, नीतीश कुमार का समर्थन उस दूसरे चुनाव में किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार की सरकार चली गई तो जो दूसरी सरकार आएगी तो बिहार में शराब शुरू हो जाएगी बिकनी। शराबबंदी उनका एक बहुत बड़ा कदम है और महिलाओं ने उनको ज़बरदस्त तरीके से जन समर्थन दिया था। और दूसरी बात, जो महिलाओं का उन्होंने पंचायतों में आरक्षण किया था, इन 2 वजहों से लड़कियों को जो साइकिल दी थी, पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, तो उससे नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं के तौर पर उभरा। हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि जाति धर्म से परे हटकर महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर और ये जो सड़क पे जो मनचले घूमते रहते हैं, उस पर जो एक्शन उन्होंने किया या नहीं किया, जो परसेप्शन बना लोगों में कि पहलों की सरकारों के मुकाबले महिलाएं इस सरकार में, लड़कियां इस सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है। और योगी आदित्यनाथ का आप बयान भी बार बार देखते रहते हैं कि अगर इस चौराहे पर छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतज़ार करते मिलेंगे। इस सब का असर बहुत ज़्यादा हुआ था और उत्तर प्रदेश में महिलाएं एक वोट बैंक के तौर पर, हालांकि उनको इस तरह के फ्री की बात तो सब पार्टियों ने की थी, लेकिन एक वोट बैंक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को उनका समर्थन बहुत हद तक मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी यही बात है। लेकिन जिन चुनावी राज्यों में हम आए हुए हैं, इन चुनावी राज्यों में लॉलीपॉप देने की एक होड़ सी मची हुई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना के तहत पहले से दिया है और लाडली बहना योजना अभी इसी इलेक्शन से पहले शुरू की है। कांग्रेस पार्टी भी नगद पैसे देने का ऐलान करने जा रही है, गारंटी देने जा रही है। लड़कों को भी अलग से पैसे देने का ऐलान करने जा रही है। और इसी तरह से तेलंगाना में तो सोने तक की बात आ गई है। असल में एक कहावत कही जाती है पूजा, जिस राज्य की जनता लोभी और लालची हो वहाँ का राजा धूर्त और ठग होता है। तो ये राजनीतिक धूर्तता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री प्रलोभन देना, क्योंकि जनता इस बात को समझे या ना समझे कि अगर कोई चीज़ आपको दी जा रही है तो
तो दूसरे हाथ से वही चीज़ आपसे ली जाएगी। कल मैं नीमच की एक अनाज मंडी में था, वहाँ सोयाबीन उसका सरकारी रेट 4300 रुपये है, वहाँ किसी का सोया उससे भी नीचे बिक रहा था, किसी का बिक रहा था तो 4300 बिक रहा था, कुछ अच्छे ज़्यादा के भी बिक रहे थे। वहाँ एक किसान ने कहा कि अगर हमारी इस फसल की कीमत ही ठीक मिल जाए तो हमारे बहनों को, हमारी माओं को, हमारी बेटियों को किसी तरह के सरकारी प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है। तो बात यही है कि आप सशक्त और मजबूत करते जाएं लोगों को, सबके हाथ में रोजगार हो, सबके हाथ में पैदावार की सही फसल हो, तो सरकारों को इस स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन दरअसल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इन सारी चीज़ों में किसानों के लिए जब पूरे उनके मूल चीज़ों में बदलाव नहीं आ पा रहा, तो उनको तुरंत रेवड़ियाँ देकर उनका तुरंत मुंह बंद करना चाहती हैं ये पार्टियां, और इसमें बहुत हद तक चुनावी कामयाबी भी मिलती जा रही है। बिल्कुल, और चुनावी कामयाबियां मिल भी रही है और उसी के बल पर ये रेवड़ियों का जो कल्चर है और बढ़ता ही जा रहा है, और उसमें अब सीधा सीधा जो टारगेट है अब हमारी आधी आबादी को तो किया ही जा रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए